गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये जो मेंडल का नियम था ना, उसको मैं आगे बता रही हूँ आपको कि ये क्या क्या कहता है करके। ठीक है, तो यहाँ देखो, मेंडल ने अपने अनुमान एवं प्रयोगों से पता चला कि परागण एवं परागकण एवं बीजांड बनते समय एक जोड़े से दोनों अलग अलग कारक हो जाते हैं, यानी बैंगनी या सफ़ेद फूल वाले मटर पौधे युग्मक। मतलब कि क्या बोल रहे हैं मैडम, समझ नहीं आता ऐसा करके बोलोगे तो। यहाँ पर देखो, परागकण है और जो बीजांड है, बीजांड का मतलब क्या होता है, जो बीज बनते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, जोड़े में पाते हैं, बता रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कारक के हो जाते हैं। एक बैंगनी कारक सफ़ेद कारक होगा और एक बीजांड क्या होगा, परागकण से मेल से बने होगा। अब यहाँ पर देखो, ये बोल रहे हैं कि ये देखो, जैसे कि ये वी है, तो ये एक क्या है, परागण है, और एक क्या है, बीजांड है। इन दोनों के ही मेल से क्या हुए हैं, नई नई प्रजातियाँ बन रही। तो उसी की बात कर रहे हैं, एक में इसके गुण आते हैं और एक में इसके गुण चले जाते हैं। ऐसे करके क्या हो रही है, कोई बात बता रहे हैं। ठीक है, तो मेंडल के अनुसार क्या बोलते हैं वो ये वाली देखो। मेंडल के अनुसार युग्मक में, युग्मक मतलब जो जोड़ा बनता है, उसमें कारक एक दूसरे से पृथक होकर पहुंचते हैं। मतलब कि हम जैसे मान के चलो, हम स्कूल पहुंच रहे हैं, हम सबका एम वही है, स्कूल में जाके पढ़ाई करना, लेकिन सारे के सारे एक ही रास्ते से होकर आते हैं क्या, नहीं होते हैं, सबके अलग अलग रास्ते होते हैं। तो वैसे ही जो बता रहे हैं, युग्मक है, जो बीज का युग्मक है, परागकण और बीजांड का जो गुण है, वो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहा है फूलों के, वो क्या होते हैं, अलग अलग रास्ते से या अलग पृथक होकर, मतलब अलग होकर आते हैं। यह मेंडल का पृथक्करण का क्या है, बोल सकते हैं, नियम है कि वो जा तो रहे हैं एक ही काम के लिए, लेकिन रास्ते में वो कहीं क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। इसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम। मेंडल ने प्रयोग सिर्फ एक एक गुण के साथ नहीं किया, उन्होंने यह भी देखने की कोशिश की कि यदि एक से अधिक गुणों का विश्लेषण एक साथ किया जाए तो क्या होगा। वो देखना चाहते थे कि क्या दो गुण या तीन गुण एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। एक से अधिक गुणों को लेकर किए गए प्रयोगों में संबंधित परिशिष्ट में, परिशिष्ट मतलब बुक के पीछे है। यहाँ पर देखो, मेंडल ने वंशगति की अवधारणा को विकसित करने के लिए लैंगिक प्रजनन वाले जीवों के में विपरीत एवं समान गुणों के कारकों के जोड़े संबंधी अध्ययन किए। ये आनुवंशिकी के आधार पर बने। उन्होंने जीवन काल में कोई इसे समझ नहीं पाया। मतलब जब तक बेचारे थे, वो समझाते रहे कि गुण जो है माता पिता के या फूल पुष्प के, वो क्या होते हैं, एक फूल से दूसरे में जाते हैं, या माता पिता के भी जो माता पिता के गुण है, वो बच्चों में एक बच्चों से दूसरे में जा रहे हैं कैसे। लेकिन वो जब तक जिंदा थे तब तक उनको पागल बोला जाता था, उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करते थे। तो उनकी मौत के लगभग 30 साल बाद इसे क्या किया गया, सराहा गया। सोच लो, आज हम जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं जहां मेंडल नियम हूबहू लागू नहीं होता। बिल्कुल सही है। उदाहरण के लिए अलैंगिक प्रजनन वाले जीव तथा जिनमें गुणसूत्र नहीं होते। अब अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन क्या होता है, ये मैं तुम लोगों को 7th क्लास में पढ़ाई थी कि जिनमें दो विभिन्न लिंगों वाले क्या होते हैं, जीव आपस में संयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन। और जिसमें दो विभिन्न लिंगों वाले जीव नहीं मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है, सरसों के गुणसूत्र का 4 गुणित समूह होता है, तो गेहूं में 2 से लेकर 12 गुणित समूह होते हैं, या जिनमें एक गुण के एक से ज़्यादा प्रभावी कारक नहीं होते हैं। इसके बारे में बात करें, ये बेटा अभी तुम लोग को समझ नहीं आएगा, लेकिन गुणसूत्र के बारे में इतना बस याद रखना कि जो मनुष्य है ना, उनमें जो होता है ना, वो क्या बोल सकते हैं, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो एक जैसे रहते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा रहता है ना, 23वां जोड़ा, वो क्या होता है, अलग होता है। उसी से पता चलता है कि कौन जो है वो लड़का है और कौन जो क्या है वो लड़की है। इसी 23वें गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी आपको। चलो, अब उसके बाद देखो, ये है सिकल सेल या कारक या आनुवंशिकी। अब मैं सिकल सेल क्या होता है, जब देखना हमारे शरीर में जो क्या होता है, खून की कमी हो जाती है या खून नहीं बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिकल सेल। अब इसका रीज़न क्या होता है पता है, हमारा जो सेल होता है ना, मतलब खून का जो सील होता है, रक्त कणिकाएं वैसे गोल गोल होती है। लेकिन जब अगर किसी को सिकल सेल हो जाता है, तो उसका ये जो गोल गोल ब्लड है ना, वो किस में चेंज हो जाता है, ऐसे हंसिया आकार में चेंज हो जाता है। तो ये बेचारा जो इसका जो जीवन काल होता है ना, वो 10 से 15 दिन का होता है, जिसकी वजह से शरीर में खून नहीं बन पाता है और उसको सिकलीन हो जाती है बोलते हैं। ठीक है, और ये
आनुवांशिक है। आनुवांशिक मतलब क्या है, अगर माँ बाप को है तो बच्चे को होगा, अगर उस बच्चे को है तो उसके जो बच्चे होंगे उसको भी होगा। तो इसलिए कौन सा रोग बोलते हैं, इसको आनुवांशिक रोग बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पर ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब कि ये गोल गोल खून होता है ना, इसमें इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 100 से 120 दिन का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके शरीर में खून की कमी नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो, जिसको ये डायग्राम से समझते हैं, सिकल सेल क्या होता है, अप्रभावित वाहक पिता। वाहक मतलब क्या होता है, देखो इसका एक पार्ट तो स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल आर का मतलब क्या है, इसमें खून बनता है, स्मॉल आर का मतलब क्या है, इसमें एक गुण भी है, मतलब एक खून बनता है, और एक इसकी कमजोरी है कि खून नहीं बनता है। अप्रभावित वाहक माता मतलब कि ये भी वैसी है जैसे उसका पति है, वैसे ये भी है, ठीक है। लेकिन जब इनकी जनक पीढ़ी मतलब जब इनके बच्चे होते हैं तो 4 संभावनाएं होती हैं इनके बच्चे पैदा होने की, है ना। तो 4 बच्चों में कौन कौन सा क्या ऐसा होगा ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि जब ये आर वाला जो इसका अप्रभावित पार्ट है वो भी माता के अप्रभावित वाले पार्ट से मिलता है ना, अब अप्रभावित वाले गुण से मिला, तो ये जो बालक हुआ वो क्या होगा, सामान्य होगा, उसको किसी तरह की खून की बीमारी या फिर सिकल सेल के कोई लक्षण नहीं होंगे, ठीक है। फिर एक सेकंड वाली पोजीशन बता रहे, सेकंड वाला बता रहा है कि ये पिता का जो वाहक वाला भाग है वो भी क्या हो रहा है, माता के जो अप्रभावित वाले भाग है उससे मिलता है। तो इसमें भी जो बेबी होगा वो क्या होगा, वाहक का काम होगा, मतलब इसके जरिए फैल सकता है, इसको बीमारी नहीं है लेकिन इसके जरिए क्या हो सकता है, फैल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो आर है वो क्या होता है, बीमारी को फैला सकता है, बता रहा है, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि ये जो कैपिटल वाला आर पिता का है और जो स्मॉल वाला आर माता का है ये भी मिलता है, तो ये भी नॉर्मल होगा, इसको बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये वाहक का काम कर सकता है, मतलब कल चल के किसी बीमार से, सिकलिन प्रभावित लोग से इसकी शादी हो जाएगी तो इसके जो बच्चे होंगे उसको क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी, मतलब कि सिकलिन की बीमारी हो, ऐसी शिकायत हो सकती है। और लास्ट में देखो रोगी कौन होता है, इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन फिर भी हो सकता है। देखो ये जो पिता का प्रभावित भाग है मतलब कि कमज़ोर भाग है, और ये जो माता का कमज़ोर भाग है, ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या बना, स्मॉल आर। अब ये जो संतान होगी वो क्या हो जाएगी, रोगी। अब ये संतान पीढ़ी है, अब ये जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करेगा, बीमारी फैलाने का काम कर सकता है। इसी क्या कहते हैं, सिकल सेल। सिकल सेल एनीमिया से मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है। अब एनीमिया क्या क्या होता है, शरीर में खून की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया कहते हैं, ठीक है। और जिसको एनीमिया होता है ना उसको मलेरिया का रोग नहीं होता। क्यों पता है, हमारा जो गोल गोल ये ब्लड सेल होता है ना, इसकी वजह से ये जो मलेरिया के जो वाहक होते हैं ना, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, वो आके क्या करता है, इसी ब्लड सेल को क्या कर देता है, नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, मलेरिया होता है। लेकिन सिकल सेल में ऑलरेडी ये जो ब्लड सेल है ये हंसियाकार में है, तो इसको और कहाँ नुकसान पहुँचाएगा, ये तो जल्दी नष्ट होता है ना। तो इसकी वजह से जिसको एनीमिया होता है या सिकल सेल होता है, सॉरी एनीमिया खून की कमी होता है, सिकल सेल मतलब ये हंसियाकार वाला, तो उसको मलेरिया क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। ये वही बता रहे हैं कि मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब भाई जिसको सिकल सेल होगा उसको मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। हमारे राज्य में मतलब छत्तीसगढ़ में एनीमिया से पीड़ित लोगों बहुतायत है। या सिकल या रोग केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, हमारे देश के अन्य रोगों में भी क्या हुआ है, फैला हुआ है, ये सब उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब मनुष्य में लिंग निर्धारण, जैसे कि अभी गुणसूत्र की बात हुई ना, गुणसूत्र उसी के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखो हमने मनुष्य के गुणसूत्र के बारे में जैविक क्रियाएं 3 में पढ़ा, अभी हम लोग जैविक क्रियाएं नहीं पढ़े, हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। हमने यहाँ भी जाना कि मनुष्य में निर्धारण 23वां गुणसूत्र जोड़ी से कारक होता है, मादा में अक्सर, ये कुछ समझ नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूँ डायग्राम के जरिए, ठीक है। तो देखना ध्यान से, इसमें क्या है, ये देखो हम लोगों में ना सूंघने की, देखने की, खाने की, पीने की, सबकी जो है ना वो प्रवृत्ति एक जैसी होती है। लेकिन ये लड़का है, ये लड़की है, ये पता कैसे चलता है, लिंग से। किससे पता चलता है, लिंग सूत्र से। तो ये जो बॉय होता है ना, लड़का, उसका लिंग सूत्र होता है XY, और ये जो गर्ल होती है ना, इसका लिंग सूत्र होता है XX, जिससे पता चलता है ये लड़की है और इससे पता चलता है ये लड़का है। इसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं इसको, लिंग गुणसूत्र। जैसे मैंने अभी पिछले पेज में बताया ना कि मनुष्य में मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, 22 जो गुणसूत्र होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। ये 23वां गुणसूत्र क्या होता है, डिफरेंट होता है, लड़के का XY और लड़की का क्या होता है, XX। इसी से पता चलता है कि ये लड़का है और इससे पता चलता है ये लड़की है। अब इनमें लिंग गुणसूत्र क्या किस में प्रेजेंट होता है,
जो लड़के का शुक्राणु होता है, जिसमें कि वो क्या होता है, स्पर्म बोल सकते हो उसको, है ना। ये जो है वो जब माता के गर्भ में होता है, अंडाणु से मिलता है, ठीक है। तो उसकी सिमिलैरिटी क्या होगी कि उसकी बेबी कैसे होंगी करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मादा जो है वो XX ही रहेगी और जो पिता है वो क्या है आपका XY है। तो वही जब फिर से वो उधर वाली बात हुई ना कि ये जो वाला X और ये वाला X, ये वाला है ना, ये इसको ये शुक्राणु नाम दिया है और इसका क्या नाम होगा, अंडाणु होगा, ठीक है। तो ये दोनों जब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो इसको ही हम क्या कहते हैं, युग्मक। क्या बोलते हैं, युग्मक, या फिर क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये लिंग गुणसूत्र हो गया लड़के का XY, ये हो गया लड़की का XX। तो ये जब लड़के का X लड़की के X से मिलता है तो क्या बनती है, मादा, मतलब कि बेटी पैदा होगी। फिर से ये लड़के का X गुणसूत्र है, वो फिर से इस लड़की के X गुणसूत्र से मिलता है तो भी क्या बनती है, लड़की ही बनती है, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में क्या होगी, उनकी बेटी होगी। लेकिन जब इसका Y गुणसूत्र क्या होगा, लड़की के X गुणसूत्र से होगा तो जन्म लेने वाला जो बेबी होगा वो क्या होगा, लड़का होगा, ठीक है। और इसका जो Y वाला पार्ट है वो भी लड़की के X वाले गुणसूत्र से मिलेगा तो होने वाला बच्चा क्या होगा, लड़का ही होगा। तो जैसे बोला जाता है ना कि औरतें लड़की पैदा मतलब लड़की को जन्म देती हैं तो पॉसिबल लड़कियों पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उनका तो दोनों ही गुण एक जैसा होता है। गुण किसका डिफरेंट है, इस लड़के का गुणसूत्र अलग है, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, लड़कों पर डिपेंड करता है कि लड़की होगी या लड़की होगी। तो इसका X और इसका X आपस में जो गुण मिलाते हैं, बनते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है जनकों से संतानों तक, कारकों से जीन वाला। तो इसके बाद ये पूरा ना टिड्डे का गुणसूत्र, इसका गुणसूत्र, ये सब दिया। ये आपके जीन मतलब कारक जीन, ये जो गुणसूत्र होते हैं ना इसी से रिलेटेड एक जीन्स है। मतलब जो एक गुण दूसरे गुणसूत्र से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, जीन्स है। जैसे कि मैं अपने पापा जैसी हूँ तो मुझे क्या बोला जाएगा, इसमें उसके पापा के जीन्स आए हैं, मतलब कि गुण आए हैं बोलेंगे, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर क्या किया है, जीन करके बताया गया है। इन चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, चलो भाई ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब मैं कल से आपको नवंबर का जो चैप्टर है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके।